MB एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मैथ। जैसा कि हम जानते हैं, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, सभी में मैथ आती ही है। छोटे एग्ज़ाम में बेसिक्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान लगते तो हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें जुड़ी होती हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ जो है ऐसी बातें जुड़ी होती हैं जिन पर अगर हम बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं तो उन क्वेश्चंस को हमें लगता है हमने कर लिया, लेकिन फिर भी वो गलत निकलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे मैथ को एकदम फंडामेंटल से पढ़ेंगे, हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, और ताकि जो है हमारे छोटे मोटे एग्जाम में जो बारीकियों को ध्यान रखना चाहिए वो भी हम ध्यान में रख करके चल पाएँ। तो हम एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैथ क्या है। मैथ कब जानेंगे हमें मैथ आ गई है, जब हम प्रॉब्लम को देखें और प्रॉब्लम को पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाए, मतलब हम लाइन में ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते के साथ में हमें ये समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिया जा रहा है, और पहले तो ये समझ पाएँ क्या चीज़ दिया जा रहा है और क्या चीज़ पूछा जा रहा है। यानी कुल मिला के हम कह लें कि भाई सवाल को हम समझ ही पाएँ, प्रॉब्लम को समझ पाएँ कि हमें क्या दे करके क्या पूछा जा रहा है, ये सवाल को भली बात हम समझ पाएँ। दूसरा हमारा स्टेप हो जाता है कि जो चीज़ हमें दी गई है उसके माध्यम से जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है उस चीज़ को हम कैसे निकाल पाएँ। ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हो सकता है हम एक ही स्टेप में वहाँ तक पहुँच जाएँ जो चीज़ निकालनी है, तब हमारा प्रॉब्लम बहुत छोटा सा होता है कि भाई ये चीज़ दिया गया, इसके माध्यम से हम तुरंत पहुँच जाएँ वहाँ पे। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई कोई कहता है कि कोई वस्तु 10% लाभ में 500 रुपये की बेची जाती है, अब क्रय मूल्य बता दीजिए। तो हमें पता है भाई क्रय मूल्य पे अगर 10% का दाम अगर लाभ लेकर के बेची जा रही तो क्रय मूल्य पर 10% हम लगा लें, उसके बाद हम सीधे विक्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे जिस पे बेची जा रही है, जो बताया जा रहा है हमें। तो एक ही स्टेप में ये सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होगा कि एक स्टेप के माध्यम से हम एक चीज़ निकालेंगे और उस चीज़ का प्रयोग हम फिर अगले स्टेप के लिए करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये 2 स्टेप में हो जाता है। इस तरीके से दूसरा हमारा ये हो गया कि हम सवाल को पढ़ करके देखें क्या हमारा सवाल एक ही स्टेप में है या एक से अधिक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यानी सवाल को हम कह लें एक प्रकार का हम फ्लो चार्ट बना लेंगे, ये चीज़ से ये निकलेगी, फिर इसका उपयोग इस चीज़ में करेंगे निकालने के लिए, फिर यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। तीसरा हो गया हमारा हम फ्लो चार्ट बना लें, फिर वहाँ कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है कि हम उस कैलकुलेशन को कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला पार्ट हो जाएगा हमारा कंप्रीहेंशन का, कि सवाल को हम समझ पाएँ कायदे से। पहला पार्ट है कंप्रीहेंशन का। दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा क्या, कि फ्लो चार्ट हम बना पाएँ किस चीज़ से क्या निकलेगा, ये हमारे दिमाग में तुरंत ये सब बननी चाहिए। फ्लो चार्ट बना पाएँ उसका, किस चीज़ से ये निकला, इस चीज़ से ये निकलेगा। तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन का। अभी कैलकुलेशन स्पीड के साथ में, साथ ही साथ में एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। अब इसको हम परसेंटेज की बात देना चाहें तो पहले हम सवाल को समझ पाएँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम 40% वेटेज इसको दे सकते हैं भाई अगर हमने सवाल को समझ लिया, पढ़ने के साथ में तुरंत ही हमने समझ लिया तो ये 40% हमने प्रॉब्लम को हल कर लिया। और अगर हमें पता चल गया किस चीज़, जो चीज़ दी हुई है उससे क्या चीज़ निकलती जाएगी और कैसे क्या चीज़ निकालनी है, यानी क्रम हमने बना लिया, तो ये 30% हमने और प्रॉब्लम को हल करी। यानी इन्हीं दोनों पार्टों के माध्यम से हमें पता चल गया कि हमने 70% प्रॉब्लम को हल कर लिया है। अब 30% हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को देख सकते हैं। 30% जो हमारा है प्रॉब्लम को हल करने का, 30% महत्व हमारा जो है कैलकुलेशन पार्ट को हो सकता है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। अगर हमने समझ लिया और ये भी जान ले कि इसके माध्यम से निकले, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हमने कैलकुलेशन की हमारी स्पीड नहीं है उतनी, ये क्या है, स्पीड के साथ में हमारी एक्यूरेसी नहीं है, तो सब व्यर्थ हो जाएगा हमारा। तो हम इस तरीके से इतना वेटेज दे सकते हैं इसको।
तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम से समझते हैं। चलिए हम ये प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे हमने देखा, कहा जा रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट पर लाता है। तो पढ़ने के साथ ही हमारे दिमाग में छवि छपनी चाहिए, ये चीज़ दिमाग में हमारे होना चाहिए। 10% छूट का मतलब क्या है कि भाई वस्तु पर जो अंकित मूल्य था उस चीज़ पे छूट हुई है। इसका मतलब वस्तु पे जो अंकित मूल्य होता है उसको कहते हैं हम एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। यानी वस्तु पर जितना छपा था उससे क्या किया वो 10% छूट पे ले आया, यानी 10% इस पर छूट मिल गई उसको। तो जब ले आया तो उसके लिए खरीद वाला मूल्य हो गया, यानी क्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब इस कॉस्ट प्राइस के बाद उसने बेचा है इसको 20% लाभ पे, तो 20% यहाँ लेकर लाभ। तो 20% का लाभ लेकर के उसने जो बेचा इसे, वो कितना हो गया? देखिए 20% का लाभ लेकर के उसने बेच दिया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया, तो ये उसका प्रॉफिट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसने देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में जो यहाँ मूल्य था और यहाँ जो मूल्य हो रहा है उसके बीच में कितने का गैप आ जा रहा है। अगर हम देखें तो भाई यहाँ से 10% हम घटे हैं, फिर यहाँ से हम 20% बढ़े हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ से देखें तो कितना, लगभग 30% का गैप मिल रहा है हमें। जो मूल्य पहले था उसमें हम देख लें तो 30% का गैप मिल रहा है। लेकिन 30% ये परसेंट हम देखेंगे कि भाई एक ही जगह से नहीं कैलकुलेट, पहला ये 10% एमपी पे कैलकुलेट हुआ था, ये वाला इस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हमने क्या समझा, देखिए यहाँ पे हमने पहले सवाल को समझा, उसके बाद ये स्टेप हमने बताया, ये दूसरा हो गया हमारा स्टेप पता किया हमने। अब कैलकुलेशन का तरीका हम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ देखनी होगी हमारे तीसरे पार्ट में। तो जैसे मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं, एमपी को हमने 100 मान लिया, ये हो गया हमारा एमपी। फिर हमने इस पर क्या किया, 10% छूट थी, 10% 10 रुपये हो गया, 90 रुपये हो गया हमारा क्या है, ये हो गया हमारा सीपी। सीपी हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से 20% का प्रॉफिट लिया। यहाँ से अगर 20% का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जोड़ा है इस पर, तो इसका 20% हो जाएगा 18 रुपये, यानी ये जुड़ करके इसके साथ हो जाएगा 108 रुपये। इस प्रकार से उसे जो लाभ होता है, देखिए वो कितना लाभ हो रहा है उसे, 24 रुपये का लाभ। अगर हम यहाँ और यहाँ के बीच में अंतर देखें तो अंतर निकल के आ रहा है 8 रुपये निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से कितना है, 24 रुपये। तो हम देखेंगे ये 3 गुना है, तो हम 3, इसका मतलब जो हम 100 खुद मान के चले थे वो भी 3 गुना होगा, यानी 300 रुपये की वस्तु थी, वो ले आया था 3 गुना कर लिए 270 रुपये में, 270 में लाया था, और हम 3 गुना यहाँ कर लें तो ये हो जाएगा कितना, 324 रुपये में उसने बेचे थे। तो इस तरीके से हमने देखा, ये देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने कितनी जल्दी कर लिया। अगर कैलकुलेशन का हमें तरीका पता रहेगा तो हम ये जल्दी से कर पाएंगे। इस तरीके से अगर मैथ में हम कहें किसी प्रॉब्लम को बेसिकली 3 स्टेज में हम हल कर सकते हैं, और प्रत्येक स्टेज का अपना एक महत्व है, उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक स्टेज के इम्पोर्टेंस को हम ये देखिए, जो हमने कहा अभी बताया डायग्राम आपको कि भाई पहला पार्ट है जो 40% वेटेज रखता है, कंप्रीहेंशन इन कंप्रीहेंडिंग ऑफ द आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम के आइडिया उसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर को हम समझ पाएँ। दूसरा पार्ट है कि हम उसी समय जो है क्या करें, फ्लो चार्ट बना पाएँ कि सोल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, किस चीज़ से क्या निकलेंगी। उसके बाद फिर तीसरा पार्ट हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड, वो भी एक्यूरेसी के साथ, जिसको हम 30% का वेटेज दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा स्पीड और कैलकुलेशन का जो ये है, ये पार्ट हमारा रखता है 30% वेटेज रखता है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन की कुछ बात कर लेते हैं, चूँकि हम मैथ की शुरुआत करते ही देखेंगे हम कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारा। कैलकुलेशन टेक्निक में हम आते हैं तो हम पहला कैलकुलेशन टेक्निक जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे, यानी गुणा पर आधारित जो है वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अगर हम कहें मल्टीप्लिकेशन जो है यानी गुणन जो है हम कहें या गुणा कहें, वो जो जोड़ होता है, जोड़ का शॉर्टेस्ट मेथड होता है। जैसे कि हम कहें कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई यदि हम 5 को कितनी बार, यदि हम 5 को 5 + 5 + 5 ये करें, अगर हम 11 बार जोड़ें तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, ये 5 आता है, 55 आता है। तो 55 को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, भाई किसको जोड़ रहे थे, 5 को जोड़ रहे थे, पहले वो नंबर लिया जिसको हम जोड़ रहे हैं, फिर कितने टाइम्स जोड़ा है हमने, 11। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तब भी हमें रिजल्ट वही प्राप्त होता है। तो देखिए आप चाहे देखिए ये एडिशन में कितना बड़ा हुआ,
एडिशन में हमें इतना प्रोसेस लेना पड़ा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सिर्फ 2 नंबर से हमने इसको दिखा लिया। तो क्या है, एडिशन का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, शॉर्टेस्ट तरीका है, वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये चीज़ बताई जा रही है आपको। बेसिकली ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब हम इसी के आधार पे थोड़ा सा, अभी हम कैलकुलेशन टेक्निक में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स के लिए हम जानने के लिए, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे अंकों पर आधारित प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम हमें होती है जब हमारे साथ में अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, यानी कि जिसे हम कहें वेरिएबल्स आ जाते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों को। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमने 5 को 5 + 5 + 5 कितनी बार किया, हमने 11 बार किया। तो हमने इसको जोड़ लिया तो 55 आया, लेकिन हम इसको इस रूप में भी दर्शा पा रहे हैं कि जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं उसको लिख लें, उसके बाद गुणा लगा लें, गुणे के बाद हम कितनी बार जोड़ा है ये लिख लें। तो ऐसे ही आप अलजेब्रा में अगर ये अप्लाई करें तो भाई देखिए, जैसे 5 सेम संख्या थी, तो सेम संख्या को हमने कितनी बार जोड़ा, 8 बार जोड़ा है यहाँ पे। तो इसको जैसे यहाँ फिर उसी संख्या को हम लिख सकते हैं, उसको कितने बार जोड़ा गया है वो लिख सकते हैं हम, और गुणा का लगा कर चिन्ह। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये चीज़ हम इसे इन्वर्स भी, इसे हम क्या है, इसे हम पलट भी सकते हैं इसके क्रम को। तो हमने क्या किया, क्रम पलट लिया, 8 × a, चाहे यहाँ आप 11 × 5 करेंगे तब भी वही रिजल्ट है। तो आप ये क्रम इसका उलट भी सकते हैं, क्रम विनिमय लगा दिया हमने यहाँ, देखिए। तो ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे। अब इसको हम अगर कहेंगे तो अब ये गुणे का चिन्ह जो है अलजेब्रा में, ये जो हो गया हमारा, ये अंक वाला, और ये हमारा वेरिएबल जो हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल है जो बदल सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, देखिए इनके बीच में अगर हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या समझते हैं कि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे ये मिले कि एक गिनती के साथ में कोई एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए कि भाई 5 को यदि हमने 7 बार जोड़ लिया ऐसे, साथ ही में हमने ये नंबर अब बदल दिए, जो 5 था इसको बदल के हमने 6 कर दिया। देखिए 6 को 4 बार जोड़ा, तो यहाँ 2 नंबर्स जुड़ तो रहे हैं लेकिन बदल जा रहा है। देखिए यहाँ लगातार 5 5 ही था, यहाँ पे 5 से अब कुछ नंबर हमने 6 भी ले लिए हैं। तो अब दोनों के एक साथ तो दिखा नहीं सकते कि भाई यहाँ पे कितनी बार, 11 बार आ गया, तो आप 5 × 11 तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि 5 तो 7 बार है और 6 4 बार है। तो इनको हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, यानी पहले 5 जो 7 बार है इसको लिखें, फिर प्लस चल रहा था ना, प्लस लिख लें, प्लस के साथ में 6 वाला अलग से लिख लें, और इन दोनों को अब जोड़ लें गुणा करके। ये तरीका हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से आप जोड़ लेंगे तो हमारा ये 59 हो गया। इस तरीके से, इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमने इसलिए किया हुआ चूँकि अब यहाँ देखिए, अगर ये ए को हम 4 बार जोड़ें, इसमें बी को जोड़े हम 5 बार, तो अब देखिए ए वाला अलग रहेगा, बी वाला अलग रहेगा। अब हमने कहा कि ए गुणे जो 4 है इसको हम 4a भी लिख सकते हैं, तो ये हमने 4a लिख दिया। ऐसे b × 5 को हम 5b भी लिख सकते हैं, तो ये 5b हो गया। अब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, अलजेब्रा में ये है जब तक समान चीज़ें हो ना, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। अगला हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि अब ये ए 3 बार हमने जोड़ा, 4 बार जोड़ा ए, लेकिन उसके बाद ए ना जोड़ करके ए से अलग दिखने वाला a² हम जोड़ रहे हैं। a² कब आता है, जब हम किसी संख्या का अगर 2 बार गुणा किए तो इसी के ऊपर क्या है, ये स्क्वायर लग जाता है। जहाँ पे ये क्या कहलाता है, जहाँ पे ये हमारा आधार कहलाता है। आधार यानी कि बेस, इंग्लिश में कहें तो बेस आधार है, और ये घातांक है हमारा। घातांक को हम कह सकते हैं सर्ट कहते हैं। सर्ट मीन्स करनी होती है, इंडिसीस कहते हैं, इंडिसीस यानी घातांक हो गया। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये क्या है, देखिए ये घातांक है, घात के रूप में जो अंक है यानी वो घातांक है। तो अब हमने क्या कहा यहाँ पे, ये हो गई हमारी। अब देखिए ये अलग अलग है, ये अलग है, तो हमने 4 बार था 4a लिखा, और a² 3 बार था ये लिखा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये नहीं एक दूसरे से के साथ जुड़ेंगी। कुल मिला के हमारा अगर अलजेब्रा की बात करें तो भाई अगर 5a है कभी, और इसके साथ अगर हम जोड़ना चाहें तो जिसके साथ a लगा होगा वही जुड़ेगा। अगर 3a लिखा तो क्या होगा, देखिए इसके साथ वही जुड़ सकता है। अब ये जब जुड़ेगा तो केवल गिनतियाँ जुड़ेंगी, यानी 5 बार a है और ये 3 बार a है।
दोनों में ए लगा हुआ जुड़ सकता है, 8a हो जाएगा। अगर ये कहीं का आप ए स्क्वायर है तो आप जोड़ेंगे, तब नहीं जोड़ा जा सकता इन्हें, क्योंकि उसके साथ ए स्क्वायर है, इसके साथ ए है। तो इन बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर गुणे में देखिए, ऐसे गुणे में दिखाया गया को अगर 5 को हम 7 बार गुणा करें तो ये 5 की 7 घात लगा देते हैं। ये घात वाला अंक जिसे घातांक कहते हैं, ये आधार हो गया। ऐसे अगर ए को हम 5 बार गुणा करें तो ए हो गया, ये हमारा आधार हो गया, जिसको 5 बार गुणा किया ये घातांक हो गया। तो आप इन चीज़ों में अंतर जानते रहेंगे। आगे हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन पर जो कैलकुलेशन टेक्निक सीखने वाले हैं उसे हम देखते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत तेज़ स्पीड में हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम देखेंगे, पहला केस हम देखते हैं। हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 10 का गुणा किया जाए, यानी जिसके लास्ट में 0 हो, तो उससे गुणा करना आसान होता है। जैसे हम 5 में 10 का गुणा करें तो क्या होता है, इस जो ये हमारा अंक दिख रहा है इसके साथ ही गुणा होता है इसका, और ये जितने 0 रहते हैं चिपका दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर ये 25 है, 25 में हमने 100 से गुणा किया तो हम गुणा करते थे, 25 का 1 में गुणा होता है, 1 में किसी का गुणा होता है तो वो वही संख्या रह जाती है। 25 में 1 का गुणा हुआ तो 25 ही रह जाएगा। तो क्या हो गया, अब 2 0 था, 2 0 में लगा दिया। अगर इधर भी 1 0 होता तो हम 1 0 और लगा लेते हैं। कुल मिला के ये हुआ, बीच में 0 नहीं होना चाहिए कि बीच में 0 हो, तो आप ऐसा कर लो, यानी इसके अंत में जिस संख्या हम गुणा करें इसके अंत में अगर 0 है और जिससे गुणा कर रहे हैं वो अगर उसके लास्ट में 0 है सर है, तो हम उनका गुणा कर लेते हैं और ये रख देते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम गुणा करें, मान लीजिए ये गुणे ये है, तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50 हो गया, और 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तुमने क्या किया, 3 0 और लगा लिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जीरो के साथ में गुणा करना जब होता है, जिन संख्याओं के अंत में 0 रहता है उनका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। अब जिन संख्याओं के अंत में 0 नहीं होता है उनसे गुणा करना जो है, उनसे गुणा करना सीखेंगे। तो हम पहले ये बात करते हैं कि भाई किन संख्याओं के अंत में गुणा करके 0 लाया जा सकता है। जैसे हम देखिए, हमारा पहला अंक है 5। 5 में यदि मैं एक सम संख्या 2 से गुणा कर दूं तो हमें 10 मिल जाता है। देखिए, तो इसका मतलब कहीं पे अगर 5 हो तो हम उसमें 2 का गुणा कर लें, 10 मिल जाएगा, 0 वाला मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा है, अब 25 देखेंगे, इसके अलावा और कोई आपको नहीं मिलेगा। 25 देखेंगे, 25 में यदि मैं 4 का गुणा कर दूं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 0 वाला मिल जाएगा। ऐसे 125 है हमारा, 125, यानी ये देखिए 5 की 1 घात थी, ये 5 की 2 घात है, ये 5 की 3 घात का मान है। इसमें हम 8 का अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 0 वाला मिल जाएगा। इसी तरीके से हम 5 के 4 घात वाला लेंगे, 625 में अगर आपने 16 का गुणा कर दिया तो 4 0 वाला मिल जाएगा। तो ये सिर्फ किसके साथ लागू हो रहा है, 5 के साथ। यानी हम क्या कहें, 5 की घात कोई भी मिल रही है, यानी 5 की घात हम रख लें, और इसको 5 की घात मान लीजिए हम यहाँ नंबर रख रहे हैं यन, ठीक है, यन, आप जैसे जैसे नंबर रखें यन, और हमने इसको किसी भी मतलब क्या हुआ, 2 जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा, इससे गुणा करें तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 10 की घात कितनी, यन। चलिए देखते हैं क्या ये हमने सही लिखा है। यानी 5 की घात अगर हमने यन का मान 1 रखा तो यहाँ पे भी यन का मान 1 ही होगा, है कि नहीं। यन अगर एक जगह 1 रख रहे हैं तो हर जगह 1 रखना होगा। तो यहाँ 10 की घात 1 यानी 10 हो गया। देखिए, अगर आप यन का मान अब 2 रख लिया तो यहाँ पे भी यन का मान 2 रखना होगा। देखिए, इसका मतलब है 5 गुणे 5 यानी 5 25 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, मिला करके यहाँ पे 10 की घात यहाँ भी 2 होगा, यानी 100 हो गया। देखिए, यानी कि 10 गुणे 10 यानी कि ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, तो 2 0 हो गया। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि 5 किसी के अंत में मिले। अब हम ऐसा रूल देखने वाले हैं, ये तो हमने 5 देखा, अब हम ऐसे संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकते हैं जिनके अंत में क्या हो, जिनको 5 से गुणा किया जा रहा हो उनको। जैसे हम देख लेते हैं, अब हमारा पहला जो आता है कैलकुलेशन का पार्ट, जैसे हम गुणा करने वाले हैं 187 में यदि हम 5 का गुणा करें तो ये गुणा हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है करने में, कि भाई 5 का हम गुणा करेंगे, 5 से 35, उसके बाद फिर
5 × 5 5 लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे 18 × 5 90 और 3 93, ये होगा हमारा गुणा। लेकिन इसको हम थोड़ा आसान बना सकते हैं। कैसे भाई, अगर ये 187 में हमें 5 से गुणा न करके 10 से गुणा करना होता तो हम 10 से गुणा करते, आसानी से लिख देते इतना 187 0 चिपका देते। 187 का 1 से गुणा हो गया, इतना हो गया। लेकिन हमने इस प्रोसेस में क्या किया भाई, 5 से न करके 10 से कर दिया, यानी कि 2 से और ज़्यादा गुणा कर दिया। हम जानते हैं किसी संख्या में यदि हम जितने से गुणा कर रहे हैं उतने से ही भाग कर दें उसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि भाई 2 से ऊपर गुणा किया है, 2 से नीचे भाग कर दें। 2 से ऊपर गुणा किया है, 2 से नीचे भाग कर दिया हमने, तो यानी जो निकल के आया इसे हम 2 से भाग कर दें। और 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना, तो आधा करेंगे हम, 2 से भाग करेंगे, 2 का 9 बार गया, उसके बाद ये 35 दूनी 70 हो गया, तो ये देखिए वही निकल के आया। तो इस तरीके से जिनके अंत में जिनको मतलब जिन संख्याओं को 5 से गुणा किया जा रहा है उसका गुणा करना आसान है। यहाँ पे ये बात पहले आप जान लीजिए कि भाई अगर कोई भी संख्या है, अगर हमारे पास 10 है या हमारे पास 105 है, अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूँ, 3 का भाग कर देता हूँ, तो कोई अंतर नहीं पड़ता जी, कि फिर 3 से 3 कट जाएगा। क्योंकि अगर दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में काट सकते हैं। इसका मतलब इसमें भाग दिया जा रहा है, तो ये चीज़ अगर गुणे में है तो ये कट सकती है, तो सीधे यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम उसमें जितने से गुणा करते हैं उसी से भाग भी कर देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चीज़ को आपको जानना होगा, तभी आप ये लगा पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जिन संख्या के अंत में अगर 5 है तो हमने क्या किया, अगर 182 है और हम 5 से गुणा करना है इसको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर लेंगे। यानी कि 5 में 2 का और गुणा किया हमने, और ये हो गया। देखिए 10 का गुणा करते ही इसके साथ ही चिपका दिए, और 2 का गुणा किया, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करने के 9 और 1 0, ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई अगर 25 से गुणा करना हुआ, हमें किसी संख्या में 25 से गुणा करना हुआ, तब क्या हो जाएगा। जैसे हम देख लें कि अगर इसी में हमें मान लीजिए 35 है और इसमें 25 का गुणा करना है, देखिए ये हमें गुणा करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, 25 में चूंकि 4 का गुणा करने पे ये 100 बन जाएगा, नीचे 4 रख देंगे। अब ये हो गया क्या, देखिए ये इतने का हो गया, मान हो गया 100, यानी 35 गुणे 100 हो गया, ये हो गया 35 गुणे 100 हो गया, और बटे 4 हो गया। हम जानते हैं 100 से गुणा करते समय ये 35 और 1 का गुणा हो जाएगा, 35 और 2 जीरो में यहाँ लगा देंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब 4 से आपको भाग करना होगा इसमें, तो 4 4 8 कितना हो गया, 32, 8 बार गया, 3 बचा, 3 और 0, 4 7 28, 28 2 बचा, 4 5 20, यानी 875 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको एक नंबर ऐसे मिल जाए कि भाई ये 3690 हो जाए अगर, और इसको आपको गुणा करना है 125 से, तब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ये 5 का क्यूब है, ये 3 घात वाला है, तो हम यहाँ पे 8 2 के क्यूब से गुणा करेंगे 8 से, और 8 से भाग भी कर देंगे, तो ये निकल के क्या आएगा 369 इंटू हो जाएगा, अब 3 जीरो वाला 3 जीरो हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 369, 3 जीरो इसके साथ में चिपक जाएंगे, और हम इसे 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 8 से डिवाइड करके आप देखेंगे 46125। तो इस तरीके से आप जो है अगर जिन संख्याओं को 5 से गुणा किया जाए या 25 से किया जाए या 125 से किया जाए, उन्हें बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, आप इसको इस रूप में बना सकते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम इसको जनरल रूप में बना पाएँ, यानी कोई संख्या है के, यदि इसको हम 5 की किसी भी संख्या से 5 से गुणा करते हैं, 5 की घात n से गुणा करते हैं, तो ये मिलेगा के इंटू कितना 0 0 0 कितनी बार, n बार, यानी 0 0 0 कितनी बार मिलेगा, n बार मिलेगा, ये n बार 0 मिलेगा, और बटे हो जाएगा क्या, बटे हो जाएगा 2 की घात n। जैसे हम समझ लें, मान लीजिए हमने कहा 18 है, के की जगह 18 एक संख्या है, हम गुणा कर रहे हैं क्या, 5 की घात 2 से मान लेते हैं, 5 की घात 2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 18 ही लिखा रहेगा, और 0 कितनी बार, n जितनी बार था, n कितनी बार है, 2 बार है, 0 हो जाएगा, और 2 की घात n, यानी 2 की घात 2 से यहाँ भाग होगा,
यानी 1800 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जनरल रूप में ये पढ़ा, कोई संख्या अगर k है उसमें हम 5 की किसी घात n से गुणा कर रहे हैं तो k लिख करके हम n जितनी बार ये है उतना 0 लगा सकते हैं, बटे 2 की घात उतनी n कर लेंगे। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे आसानी से हल कर पाएंगे। हमने पहला रूल सीखा है। अगले पार्ट में अपना कैलकुलेशन का दूसरा रूल हम सीखेंगे।